हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और ये जो चैप्टर है ये मेनली फोकस करता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो इंडिया में ट्रेड करने आए थे और ट्रेड कर रहे थे। अचानक से उनको क्या हो गया या फिर ऐसे क्या इवेंट्स हो गए कि वो ट्रेड को छोड़कर वो यहां के रूलर बन गए और इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। तो इन चीजों को यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे कि वो इंडिया में पावरफुल हुए, किस तरीके से उन्होंने इंडिया में अपना रूल स्थापित किया, उस चीज को यहां पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर ब्रिटिशर से पहले एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था इंडिया में, जो कि था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो था वो बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। तो मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ? तो मुगल एम्पायर का पतन हुआ एक रीजन से, या फिर उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि एक हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग हिस्सों में टूटा। तो देखिए, जो मुगल एम्पायर था वो अपना पूरा काम काज चलाने के लिए, जैसे इंडिया में आज राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उसी तरीके से मुगल एम्पायर में भी गवर्नर हुआ करते थे, जिनको कि कहा जाता था सूबादार। तो ये जो होते थे ये एक तरीके से एक खास इलाके के पूरा जो मैनेजमेंट है वो देखते थे, टैक्स कलेक्ट करना और भी काम करना, इस तरीके के काम वो करते थे। तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे जो रीजनल गवर्नर्स थे, जैसे कि बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खां या फिर हैदराबाद के गवर्नर निजाम, इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम दिल्ली को नहीं मानते, अब हम मुगल एम्पायर के अंदर में काम नहीं करते, अब हम आजाद हैं, हमको जो मन करेगा हम करेंगे, अब हम यहाँ के राजा हैं, कोई हमको डायरेक्शन नहीं देगा। जो दिल्ली था, यानी दिल्ली के जो मुगल एम्पायर के रूलर्स थे, वो अब उतने पावरफुल नहीं रह गए थे। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर टूट गया और बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज्य बन गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये औरंगजेब का इमेज है। इसके बाद देखिए टॉपिक आ जाता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट में आती है। ईस्ट से कहने का मतलब कि जो ब्रिटेन है वहां के ईस्ट, यानी ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है, जिसमें इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, इस तरीके के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं सभी को इंक्लूड करके यहां पर ईस्ट कहा जा रहा है। तो देखिए टॉपिक है ईस्ट इंडिया कम्स टू ईस्ट। तो देखिए, ईस्ट इंडिया जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जब इंडिया में आ रही थी तो इनके इंडिया में आने से पहले पुर्तगीज इंडिया में आ चुके थे, और वो इंडिया में आकर अपना जो फैक्ट्री था या फिर जो कामकाज था वो उन्होंने शुरू कर दिया था। और इससे पहले भी जो सबसे पहले व्यक्ति आया था यूरोप से इंडिया में वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, जिसने कि यूरोप से इंडिया तक का ट्रेड रूट खोजा था, यानी ट्रैवल रूट खोजा था, जिसके जरिए सी रूट खोजा था, जिसके जरिए यूरोप के लोग इंडिया आ चुके थे। और ये इन्होंने खोजा था 1498 में, 1498 में। तो देखिए, जो पुर्तगीज थे वो पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया में आए थे, और इसके बाद उन्होंने अपना जो बेस था वो गोवा में बनाया था। गोवा में बनाया था, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर है इंडिया के। और इसके बाद 1600 ईस्वी में, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक चार्टर मिला। चार्टर मिला किससे? इंग्लैंड के रूलर से, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड की कंपनी थी। अब यहां पर ये चार्टर क्या होता है? तो देखिए, चार्टर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपको मान लीजिए भारत सरकार चार्टर दे देती है तो आपका कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, यानी कि भारत की कोई भी कंपनी नहीं होगी जो कि आपके साथ कंपटीशन करेगी। आप अगर इस पेन को बेचने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया में इस पेन को बेचेंगे, कोई और इंडिया में इस पेन को नहीं बेच सकता है। अगर आपको चार्टर दे दिया जाता है कि आप जाकर इंडोनेशिया से या फिर किसी भी कंट्री से ट्रेड कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी इस देश का ट्रेड नहीं कर सकता है। तो ऐसा फरमान मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई भी कंपटीशन इंग्लैंड में नहीं करता, यानी कोई भी दूसरी कंपनी आकर ईस्ट रीजन में ट्रेड नहीं कर सकती थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ वही आकर इंडिया में ट्रेड करेगी। ये जो चार्टर था ये इंग्लैंड का था, तो ये सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों पर लागू होता था। इसके अलावा जो दूसरे देश थे यूरोप के, वहां की कंपनीज तो फ्री थी क्योंकि वो इंग्लैंड के चार्टर को नहीं मानती थी। तो इस वजह से हमने देखा कि पुर्तगीज आ चुके थे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे हो गई। इसके अलावा 17वीं सेंचुरी में डच भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, और ये सभी आ गए यहां पर ट्रेड करने के लिए। और यहां पर जब ये ट्रेड कर रहे थे तो यहां पर ये ट्रेड करने के दौरान ये सेम चीज खरीदने में इंटरेस्टेड थे। सेम चीज में क्या ये क्या खरीदना चाहते थे इंडिया से? ये यहां से वैसी चीजें खरीदना चाहते थे जो कि यहां पर ज्यादा सस्ते अवेलेबल हैं, यूरोप में कम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनामोन, इस तरीके की जो मसाले थे, कॉटन थे, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि वो इंडिया से खरीदना चाहते थे। लेकिन यहां पर इन सभी के सामने एक प्रॉब्लम थी, और वो ये था कि ये सभी लोग जो थे वो सेम चीज खरीदना चाहते थे, जिसकी वजह से कंपटीशन हो रहा था। अब देखिए, कंपटीशन होगा तो प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे? मान लीजिए मैं कोई सामान बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन बेच रहा हूं, तो मैंने इसका दाम 10 रुपए रखा। आप अगर 4 लोग यहां पर आते हैं तो एक कहेगा कि मैं 11 रुपया दूंगा, दूसरा कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए, मैं 12 रुपया दूंगा, तीसरा बोलेगा कि नहीं मुझे चाहिए, मैं 13 रुपया दूंगा, और एक और बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, मुझे 14 रुपया, मैं 14 रुपया दूंगा। तो इस तरीके से जो ये सभी लोग हैं ये कंपटीशन करेंगे और ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये जो चीज थी, इस कंपटीशन की वजह से जो यहां पर जो कंपनी यहां पर सामान खरीद रही थी उनको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, और उनका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी कम हो रहा था। तो ये जो प्रॉफिट कम होने का चीज था ये बहुत ही उनके लिए प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉफिट बढ़ाने का उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? कि हमारा जो कंपटीशन है, यानी हमारा जो अपोनेंट है, उसको मार डालो। उसकी नाव आ रही है तो उसके नाव को डुबो दो, उसको खत्म कर दो। सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेड करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर ट्रेड नहीं करेगा। इस तरीके का उन्होंने तरीका अपनाया, और वो कंपटीशन खत्म करते करते वो बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने लगे, और उनके बीच में बहुत ही ज्यादा फियर्स बैटल होने लगा। अब ये फियर्स बैटल में क्या होता था? दूसरे के नाव को डुबो देते थे, दूसरे को मार देते थे, और इसके साथ साथ वो जहां भी अपना फैक्ट्री बैठाते थे वहां पर वो फैक्ट्री के आसपास फोर्टिफिकेशन कर देते थे, यानी उसको एक किला में तब्दील कर देते थे। तो इस तरीके से जो वो ट्रेड करते थे, ये सभी कंपनीज जब ट्रेड करते थे तो अपने साथ बंदूक, तोप, गोला बारूद सभी लेकर चलते थे। यानी कि कोई सामने वाला दिखता है कंपटीशन का, उसको तुरंत गोली मार दो, उसकी नाव दिखती है तो उसको तुरंत उड़ा दो। तो इस तरीके से सभी यूरोपियन कंपनीज के बीच में लगातार फाइट चलते रहती थी। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस तरीके से उसने अपना बेस बनाया, किस तरीके से अपना ट्रेड शुरू किया, इन चीजों को अब हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो पहला फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लगाया गया था वो लगाया गया था 1651 में, और ये फैक्ट्री लगा था हुगली नदी के किनारे, हुगली रिवर के किनारे। और देखिए, ये फैक्ट्री लगने के बाद जब कंपनी का ट्रेड बढ़ने लगा, यानी कि पहले 100 रुपए उसको प्रॉफिट होते थे, फिर 1000 रुपए होने लगे, फिर 1 लाख होने लगे। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया तो उसके बाद कंपनी ने जितने भी मर्चेंट्स थे जिसके साथ उसका ट्रेड चल रहा था उन सभी को एक तरीके से ये परसुएड किया, या फिर एक तरीके से कहा कि आप आइए हमारी फैक्ट्री के आसपास आप अपना घर बनाइए, या फिर यहीं रहिए, यहीं से आप व्यापार कीजिए, ट्रेड कीजिए। और उसके बाद जब इनका बेस काफी मजबूत हो गया, यहाँ पे बहुत लोग, बहुत मर्चेंट्स, ट्रेडर्स रहने लगे, तो उसके बाद जो कंपनी थी उसने 1696 में 1696 में अपना जो सेटलमेंट था, यानी अपनी फैक्ट्री और जो मर्चेंट्स वहां पर रहते थे उन सभी के आसपास फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी किलेबंदी शुरू कर दी, किला बनाना वहां पर शुरू कर दिया। तो इसके बाद आगे देखें तो आगे यहां पर यह आता है
कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जमींदारी राइट्स मिल गए 3 गांव के लिए जमींदारी राइट्स मिल गए, जिसमें कि हमारा कालीकता भी एक था, जिसको कि आज हम कोलकाता या फिर कैलकाटा के नाम से जानते हैं। ये उन 3 गांवों में से एक था। अब देखिए, ये जो जमींदारी राइट्स मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कैसे मिले थे? वो इस तरीके से मिले थे कि कंपनी ने मुगल ऑफिशियल्स को, यानी मुगल जो कर्मचारी थे, उनको पैसे खिलाए, घूस खिलाए और जमींदारी राइट्स ले लिए। और इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल इंपरर औरंगजेब को इस बात के लिए भी मना लिया कि कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का छूट दिया जाए, यानी कि आप कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। इस तरीके की छूट के लिए औरंगजेब को उन्होंने मना लिया, मुगल इंपरर को। तो उस समय उनके पास, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये छूट आ चुका था। ये एक तरीके से उनको आजादी मिल चुकी थी कि वो कितना भी ट्रेड कर लें, उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरीके की छूट मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखिए, यहां पर आगे टॉपिक आता है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि ट्रेड की वजह से बैटल्स कैसे शुरू हो गए लोगों में, या फिर जितने जो कंपनी थी, सरकार थी, इन सभी के बीच में झगड़े कैसे शुरू हो गए। तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अपना पावर और ऑटोनॉमी को एक तरीके से दर्शाना शुरू किया, या फिर पब्लिकली उसको एक्सरसाइज करने लगे। इसका सिंपल मतलब यह है कि पब्लिकली वो इस बात को कहने लगे, या फिर पब्लिकली शो ऑफ करने लगे कि देखिए, अब मुगल की यहां पर नहीं चलती है, अब हम यहां के राजा हैं, हम यहां के रूलर हैं, जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। यानी कि जो एक तरीके से कंसेशंस मिले थे कंपनी को, वो कंसेशंस अब खत्म करने की बात होने लगी, कंपनी के ऊपर दबाव आने लगा, कंपनी को यह कहा जाने लगा कि आप जो हैं वो टैक्स को दीजिए। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का जो युद्ध था, उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि उसके पीछे क्या इवेंट्स हुए थे और इस युद्ध में क्या हुआ था। तो देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और इसके पहले थे अलीवर्दी खां। तो जब 1756 में इनकी मृत्यु हो गई, तो सिराजुद्दौला नवाब बन गए। अब देखिए, यहां पर जो सिराजुद्दौला थे, चाहे अलीवर्दी खां थे, या फिर जो मुर्शीद कुली खां थे, जो कि बंगाल के नवाब थे, ये सभी लोग, ये सभी परेशान थे कंपनी से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्यों परेशान थे? क्योंकि देखिए, जो कंपनी थी उसको ट्रेड कंसेशंस मिले हुए थे, और ट्रेड कंसेशंस की वजह से जो बंगाल था उसको रेवेन्यू में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, यानी जो टैक्स मिलना चाहिए वो बहुत ज्यादा टैक्स उसको नहीं मिल रहा था। सब फ्री में वो लोग ट्रेड कर रहे थे, एक भी रुपया टैक्स नहीं मिल रहा था। यानी कि ये सिचुएशन थी कि एक बाहर की कंपनी है, उसको ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है उसके साथ, वो जितना भी ट्रेड करे उसको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर कोई लोकल व्यक्ति ट्रेड करता है तो उसको टैक्स देना होगा। तो ये एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड हो जा रहा था यहां के लोकल लोगों के साथ। तो देखिए, इसके बाद जो सिराजुद्दौला था उसको एक तरीके से हटाने की कोशिश भी कंपनी ने की थी, यानी कि सिराजुद्दौला के एक राइवल को पद पर, नवाब के पद पर बैठाने की कोशिश की कि हमारा अगर नवाब कोई बन जाता है हमारे सपोर्ट से, तो वो हमारी सारी बात सुनेगा, हमको जो भी छूट चाहिए वो सभी छूट वो देगा, और इस तरीके से हमको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके की चाहत थी कंपनी की। अब देखिए, कंपनी का यह मानना था कि अगर ट्रेड को बढ़ाना है तो उसमें ट्रेड फ्री होना जरूरी है, यानी कि ट्रेड फ्री यानी ड्यूटी फ्री, टैक्स आपको नहीं लेना होगा, आप बहुत सारे छूट देंगे, तब जाकर ट्रेड फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। लेकिन नवाबों का क्या कहना था? उनका कहना था कि आपके साथ हम ट्रेड ही क्यों करेंगे जब हमको कोई टैक्स ही नहीं मिलेगा, कोई सरकार को फायदा ही नहीं होगा, आप लाखों रुपए का टैक्स ऐसे ले जा रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं वो टैक्स भर रहे हैं, और इसकी वजह से यहां के लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों पक्षों का सोचना था। अब देखिए, यहां पर जब यह इवेंट हुआ कि कंपनी ने एक पपेट रूलर बैठाने की कोशिश की, यानी अपना एक रूलर बैठाने की कोशिश की, तब सिराजुद्दौला काफी गुस्सा हो गया, और इसके बाद सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो
जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं बंगाल के उसमें दखल देना बंद करे, यानी जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है बंगाल की, उसमें दखल देना बंद करे। और फोर्टिफिकेशन, जो पहले मैंने बताया कि वो अपने फैक्ट्री के अपना जो पूरा सेटलमेंट था उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उसको बंद करे। और इसके साथ जो रेवेन्यूज हैं, यानी जो टैक्स उसे चुकाने हैं, वो टैक्स वो चुकाए। अब इसके बाद ये चीज हुई कि जब बातचीत कंपनी में हुई, यानी कि कंपनी से कहा गया कि देखिए जी आप टैक्स दीजिए, आप फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए और इसके साथ आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत कीजिए। ये सरकार ने कंपनी से कहा और दोनों में बातचीत हुई। जब बातचीत फेल हो गई या फिर एक तरीके से नेगोशिएशन फेल हो गया, तो उसके बाद नवाब ने कहा कि ठीक है, हम आपको बताते हैं, आपकी औकात आपको दिखाते हैं। तो नवाब ने क्या किया, 30,000 सैनिक लेकर वो निकल गया। सिराजुद्दौला उसने कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वहां पर अटैक कर दिया, वहां के कंपनी ऑफिशियल्स को कैद कर दिया। इसके साथ इनका जो गोडाउन था, वेयर हाउस, उसको लॉक कर दिया। जितने भी इंग्लिश सोल्जर्स थे, इंग्लिश मैन थे, उनको डिसआर्म कर दिया, यानी उनके हथियार छीन लिए। और जितने भी इंग्लिश शिप्स थे जो कि वहां पर आते थे बंगाल के पोर्ट पर, उन सभी पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब देखिए इसके बाद सिराजुद्दौला जो था वो मार्च कर गया कलकत्ता की ओर, ताकि वहां भी कंपनी का जो फोर्ट है उस पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो जाए, उसका कंट्रोल हो जाए। तो ये इवेंट हुआ जब दोनों में नेगोशिएशंस फेल हो गए, बातचीत फेल हो गए। अब देखिए ये जब न्यूज कि ये जो हमारा फोर्ट था, यानी कलकत्ता पूरा जो इंग्लिश लोग थे, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका फोर्ट कब्जा हो गया है, सभी सैनिकों को पकड़ लिया गया है और सिराजुद्दौला ने चढ़ाई कर दी है। ये न्यूज जब अंग्रेजों को मिली, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनको मिली, जो कि मद्रास में बैठे हुए थे, वो वहां से उन्होंने अपने सैनिक भेजे, अपने फोर्सेस भेजे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कि देखिए जी आप जाइए और वहां पर मामला को संभालिए, युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध लड़िए, नहीं तो बातचीत से मामला को संभालिए और सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। यहां पर ये भाई साहब हैं हमारे रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए इसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव यहां पहुंचे तो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया और दिमाग लगाकर युद्ध भी लड़ा और जीत भी लिया। दिमाग क्या लगाया कि प्लासी में एक तरीके से कहा कि अब हम युद्ध करेंगे सिराजुद्दौला की आर्मी के साथ। अब युद्ध में जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी हार हो गई। क्यों हार हो गई? क्योंकि जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने सिराजुद्दौला के जो एक कमांडर थे मीर जाफर, इनको अपने साथ मिला लिया कि देखिए आप हमारे साथ हो जाइए, युद्ध मत लड़िए, और जब युद्ध खत्म होगा, सिराजुद्दौला हार जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, तब आपको वहां का नवाब बना दिया जाएगा, यानी बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो इस बात को मानकर मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना के साथ, यानी जितना भी यूनिट को वो कमांड कर रहा था, उनके साथ युद्ध से बाहर हो गया और उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। जो बाकी सैनिक थे उन्होंने नवाब के साथ युद्ध लड़ा और इसमें सिराजुद्दौला जो था उसकी पूरी हार हो गई, उसकी आर्मी की हार हो गई। और इसके बाद जो सिराजुद्दौला था उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि जो कंपनी की विश थी कि हमारा एक पपेट रूलर होना चाहिए जो कि हमारी सारी बातों को माने, ऐसा वो एक तरीके से कंपनी को लग रहा था कि पूरा हो गया कि हाँ अब हम जो बोलेंगे वो हमको मिलेगा, जैसा हम कंसेशन चाहेंगे वैसा मिलेगा। अब देखिए यहां पर कंपनी जो थी वो चाहती तो डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती थी क्योंकि उसके पास पावर आ चुका था, उसकी आर्मी जीत चुकी थी, लेकिन अभी भी जो कंपनी थी वो रूल डायरेक्टली नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारा ट्रेड बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट हमें मिलता जाए, हम अपना प्रॉफिट लेके अपने घर जाएंगे, हमको कोई इधर उधर मतलब नहीं है। अब इसके बाद देखिए मीर जाफर नवाब बन गया, तो मीर जाफर ने भी ये चीज देखा कि भाई टैक्स तो आप चुरा रहे हैं, आपके वजह से सरकार को लॉस हो रहा है, और इसके साथ मीर जाफर को अपना पावर भी दिखाना था लोगों के सामने कि हम बहुत ताकतवर रूलर हैं। तो इसलिए मीर जाफर ने भी एक तरीके से विरोध शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो टैक्स दीजिए, आपको ज्यादा कंसेशन हम नहीं देंगे, इस तरीके की बातें होने लगी। तो इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया पद से। अब इसके बाद दूसरे व्यक्ति को बैठाया गया जो कि था मीर कासिम। मीर कासिम को उसके पद पर बैठाया गया, यानी नवाब के पद पर बैठा दिया गया कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद मीर कासिम का भी यही हाल हुआ। जो मीर कासिम था उसने भी देखा कि सेम सिचुएशन है, टैक्स कम आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और हमको अपना रिस्पेक्ट भी बना के रखना है, इज्जत भी बना के रखना है,
अपने जो सैनिक हैं, लोग हैं, आम जनता है, उनके सामने कि हम बहुत ताकतवर रूलर हैं। तो मीर कासिम ने भी क्या किया, विरोध किया कि आप टैक्स दीजिए, आपको ज्यादा छूट नहीं मिलेगा, ये वो। इसके बाद मीर कासिम को भी पद से हटा दिया गया। जब पद से हटा दिया गया तो वो दूसरे जगह पर चला गया, जहां पर वो अवध के साथ और जो मुगल थे उनके साथ मिलकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से भिड़ा। लेकिन यहां पर 1764 में ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई और इसको मीर कासिम को वहां से खदेड़ दिया गया। और इसके बाद मीर जाफर को फिर से राजगद्दी पर बैठा दिया गया, नवाब बना दिया गया। तो इसके बाद कुछ सालों तक ये जो मामला था, कुछ सालों क्या 1 साल तक ही मामला ठीक रहा, क्योंकि 1765 में जो मीर जाफर था उसकी मृत्यु हो गई। अब जब इस बार मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो ये पूरा सिचुएशन था ये बदल गया। कैसे बदल गया? अब कंपनी को लगने लगा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब दूसरे लोगों को हम रूलर बनाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसको हटाते हैं, उसको बनाते हैं, ये सिचुएशन चलते रहता है। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली खुद से ही रूलर बन जाते हैं, हम बंगाल को खुद से ही कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद 1765 में अंग्रेजों ने जो मुगल इंपरर थे उनको एक तरीके से भला फुसलाकर या फिर घूस देकर, डराकर, किसी भी तरीके से उनको इस बात के लिए मना लिया कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल प्रोविंस का दीवान बना दिया जाए। और ये इस चीज में वो सक्सेसफुल रहे और 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवान घोषित कर दिया गया बंगाल का। अब ये जो था ये एक तरीके से पहला पॉलिटिकल अचीवमेंट था, यानी कि डायरेक्टली अब जो पॉलिटिक्स है उसमें आ चुके थे हमारे ब्रिटिशर्स। इसके पहले वो पीछे पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में आ चुके थे, पॉलिटिकल पावर बन चुके थे। अब इसके बाद जब ये सिचुएशन हो गया तो इसके पहले ट्रेड में क्या होता था? ट्रेड में जो होता था उसमें ब्रिटेन से गोल्ड आता था, गोल्ड ब्रिटेन से आता था इंडिया में, सामान जो भी सामान खरीदना है वो सामान खरीद कर वापस जाता था ब्रिटेन। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गया कि अब जो यहां पर जो लोग थे, यानी कि जो यहां पर काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स ने यहीं के टैक्स से जो उनको सामान खरीदना है, युद्ध में करने में दूसरे भारत के दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करने में जो खर्च हो रहा है वो खर्च करना है, और भी जो एक्टिविटीज करनी है उनके लिए ब्रिटेन से अब उनको पैसे नहीं लाने हैं, ब्रिटेन से सोना चांदी उनको नहीं लाना होगा। अब यहीं से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, यहीं के पैसे से वो सैनिकों को भत्ता देते थे, युद्ध लड़ते थे, सामान जो एक्सपोर्ट करना है उसके लिए खर्चा भी यहीं से निकाल लेते थे। तो अब ये एक तरीके से ये सिचुएशन हो गई कि ब्रिटेन से अब गोल्ड यहां पर आना बंद हो गया, यहीं के टैक्स से अंग्रेजों का सारा काम अब चल जा रहा था। तो ये हो गया सिचुएशन। अब इसके बाद आगे टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। तो देखिए ये एक तरीके का टॉपिक है। इसमें जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसके बाद, जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे उनको एक तरीके से फोर्स किया गया कि आप जमीन दीजिए या फिर बहुत ज्यादा पैसे दीजिए एज ए पर्सनल गिफ्ट। यानी कि कोई अगर ऑफिशियल है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको बहुत सारे पैसे दिए गए, गिफ्ट दिए गए, और उन्होंने, यानी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत सारा ब्लैक मनी बनाया, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाया, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल थे, जैसे कि क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव की जिसके ऊपर हमने बात की, उन्होंने बहुत सारे यहां से पैसा कमाया और यहां से पैसे कमाकर वो इंग्लैंड गए, वहां पर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल या फिर फ्लैशी लाइफ जीने लगे, यानी कि बड़े बड़े बंगले बना लिए, एकदम नवाब जैसा रहने लगे, इस तरीके का वो लाइफ जीने लगे। अब देखिए ये जो लोग थे, ये लोग एक तरीके से काफी अच्छा इन्होंने फॉर्चून बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग यहां पर सक्सेसफुल हो पाए थे, सभी लोग यहां पर पैसे बना पाए थे। बहुत सारे लोग पैसे बना चुके थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बीमारी से, युद्ध में या फिर किसी और रीजन से बहुत ही जल्दी यहां पर मर भी गए थे। अब यहां पर ये जो लोग जब वापस इंग्लैंड पहुंचे तो ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में वहां पर इनको एक तरीके से इनका मजाक उड़ाया जाने लगा, क्योंकि वहां पर जाकर ये बड़े बड़े बंगले बनाकर रहने लगे, वहां पर फ्लैशी लाइफ जीने लगे, दिखाने लगे कि हम नवाब जैसा रहते हैं। तो वहां पर इनको मजाक के रूप में नाबोब्स कहा जाता था, यानी नवाब का एक तरीके का इंग्लिश वर्जन, यानी कि जो इंग्लैंड है वहां का एक मॉडिफाइड वर्जन हम कह सकते हैं नवाब का। यह वर्ड यूज किया जाता था इन लोगों के लिए। अब इसके बाद आते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड।
अभी तक हमने देखा कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे स्थापित हुआ, यानी कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कंपनी कैसे आ गई। अब इसके बाद आते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड, यानी कि बंगाल के बाहर अलग अलग इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो कैसे फैला, अलग अलग इलाकों पर उसका प्रभाव कैसे बढ़ा। तो देखिए, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में अपने रेसिडेंट्स स्थापित करने शुरू किए। रेसिडेंट्स क्या होते थे? एक तरीके के एजेंट होते थे जो कि कंपनी के जितने भी मोटिव है, यानी कंपनी जो भी अपना फायदा करवाना चाहती है उस राज्य में उस फायदा को करवाने की जिम्मेदारी होती थी। यानी कि एजेंट होते थे कंपनी के, कि मान लीजिए कहीं से उनको कच्चा माल खरीदना है या फिर कुछ पॉलिटिक्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की, जैसे आज होते हैं राजदूत, उसी तरीके के उस समय रेसिडेंट्स होते थे जो कि उस राज्य में एक तरीके से कंपनी के जो हित हैं, यानी कि कंपनी का क्या फायदा होगा उसको पूरा करने की उनकी जिम्मेदारी होती थी। अब देखिए, ये रेसिडेंट जो थे ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, या फिर इनकी जिम्मेदारी यहीं तक नहीं थी कि कंपनी का फायदा होना चाहिए, इसके आगे भी वो बढ़कर अब क्या करने लगे, वहां के इंटरनल अफेयर्स में एक तरीके से दखल देने लगे। यानी जितने भी राज्य थे भारत के, उसमें ये एक तरीके से दिमाग लगाने लगे कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा, कौन किस पद पर जाएगा, कौन किस पद पर नहीं जाएगा, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगे अलग अलग राज्यों को। तो यहां पर देखिए, ये ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कभी भी डायरेक्टली एक अनजान इलाके पर अटैक नहीं करती थी। कि मान लीजिए कि अगर वो बंगाल में सक्सेसफुल हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे इंडिया को जानती है। इसलिए वो क्या करती थी, सबसे पहले अलग अलग इलाकों में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाती थी, जहां पर उसको अटैक करना है, जहां पर उसको जाना है, या फिर जहां पर वो कब्जा करना चाहती है। जैसे कि पहले पूरे इंडिया के जितने भी रास्ते, सभी जगह पर रेसिडेंट्स स्थापित कर दिए गए थे, जो कि वहां पर जानकारी जुटा रहे थे, वहां पर क्या हो रहा है, कैसा राज्य है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के शासक कैसे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे उनको अपने तरफ किया जा सकता है, कैसे उनको हराया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी जुटा रहे थे। अब इसके साथ साथ कंपनी के हित को भी पूरा कर रहे थे। अब देखिए, ये जो हुआ, ये धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग स्टेट्स पर प्रभाव अपना डालना शुरू किया। अब इसके बाद कंपनी जो थी वो एक तरीके से पावरफुल भी हो रही थी मिलिट्री के रूप में, तो बहुत सारे उन्होंने मिलिट्री अटैक भी किए थे, युद्ध भी किए थे, जिनकी बात आगे हम करेंगे। लेकिन कई बार यह होता था कि जो कंपनी थी वो स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस में एक तरीके से फोर्स करती थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता था? सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सब्सिडरी अलायंस एक तरीके की संधि थी या फिर एक तरीके का समझौता था, जिसमें कि कोई राज्य अगर इंग्लैंड के साथ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ संधि करता है, तो वो राज्य जो है उनको इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखने की इजाजत नहीं होगी, यानी वो अपने सैनिक नहीं रखने पाएंगे, और वो जो राज्य होगा उसकी सुरक्षा ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाएगी, और उस सुरक्षा के बदले में जो कंपनी है उसको पैसे मिलेंगे। यानी जो राज्य, जिस राज्य को सुरक्षा चाहिए वो सब्सिडी अलायंस करेगी, ब्रिटिशर्स वहां पर अपने सैनिक भेजेंगे, उसके सैनिक रहेंगे, और उन सैनिकों का खर्चा दिया जाएगा उस राज्य के द्वारा। अब देखिए, ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट उनका टैक्टिक्स था, जिसके जरिए उन्होंने बिना कोई युद्ध लड़े, प्रेशर डालकर और भी तरीकों से बहुत सारे राज्यों को अपने डायरेक्ट इंफ्लुएंस में ले लिया था। अब यहां पर यही चीज लिखा हुआ, दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी दो दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट फॉर दिस प्रोटेक्शन। यानी कि कंपनी के द्वारा प्रोटेक्शन तो दिया जाएगा, लेकिन उसका खर्चा कंपनी नहीं उठाएगी, खर्चा उस राज्य को ही उठाना होगा। और इसके बाद एक और चीज है कि अगर कोई मान लीजिए सब्सिडरी अलायंस में चला जाता है, मान लीजिए कोई राज्य है वो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेता है, लेकिन वो पैसे नहीं देने पाता जितने पैसे उसे देने हैं, तो उस पैसे के बदले में उस राज्य के कुछ हिस्से को ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेते थे। और ये जो था ये एक तरीके से काफी एक दिमाग उन्होंने लगाया था कि जो राज्य हैं
उनको एक तरीके से मजबूरी में अपने टेरिटरी का कुछ हिस्सा देना होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अलग अलग राज्यों के बारे में बात करते हैं जिनका एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ कन्फ्लिक्ट रहा था, और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट राज्य थे इंडिया के, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने कैसे डील किया था। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है मैसूर। तो इसमें हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें यहां पर टीपू सुल्तान की आप इमेज देख सकते हैं और उनके एक टॉय की इमेज है जो कि वो अपने पास रखा करते थे। अब देखिए मैसूर के बारे में जान लेते हैं। तो मैसूर देखिए, मैसूर काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था या फिर काफी पावरफुल हो चुका था। अपने जो उनके रूलर्स थे हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया था, और इसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक रूल किया था। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने मैसूर को काफी पावरफुल बना दिया था। अब इसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने 1785 में जो उनके राज्य से जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जिसमें कि सैंडलवुड, पेपर, कार्डामोम, ये सभी चीजों का एक्सपोर्ट अपने राज्य से प्रोहिबिट कर दिया था, बंद कर दिया था। और इसके साथ ही अपने जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको एक तरीके से डिसअलाउ कर दिया था कि वो कंपनी के साथ ट्रेड करें, यानी ट्रेड कंपनी के साथ उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। और इसके साथ टीपू सुल्तान ने जो फ्रेंच थे उनके साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप बनाया और उनके मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की और काफी हद तक मॉडर्नाइज किया भी था। अब इसके बाद युद्ध की बात करें तो मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध, 4 वार्स। तो 4 युद्ध थे। कब कब लड़े गए थे ये? 1767-69, इसके बाद 1780-84, इसके बाद 1790-92 और लास्ट था 1799। और जो लास्ट युद्ध लड़ा गया था श्रीरंगपट्टनम में, यहां पर जो कंपनी थी वो फाइनली विजय होने पाई थी, जीतने पाई थी, और मैसूर कंप्लीटली डिफीटेड हो गया था। और इसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, ये फाइनली 1799 में जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था, अपने राजधानी को बचाते हुए वहां पर शहीद हो गए थे, मर गए थे। अब इसके बाद जो वहां पर पुरानी डायनेस्टी थी, क्योंकि देखिए जो ये हैदर अली आए थे वो वहां पर पहले एक पुरानी डायनेस्टी हुआ करती थी वोडेयार्स की, इनको हटाकर वो राजगद्दी पर बैठे थे, यानी एक तरीके से पावर अपने हाथ में ले लिया था। तो यहां पर जब टीपू सुल्तान हार गए, टीपू सुल्तान का पावर चला गया, तो उसके बाद जो पुरानी डायनेस्टी थी वोडेयार्स की, उनको एक तरीके से वापस राजगद्दी पर बैठा दिया गया और वहां पर इनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के तहत यहां पर अब राज होता था, यानी डायरेक्टली कंपनी का अब यहां पर कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मराठास के साथ कैसे ब्रिटिशर्स ने डील किया था। तो मराठास के साथ भी एक तरीके से यही टैक्टिक्स अपनाई थी। तो देखिए 1750-60 के आसपास तक जो मराठा थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उनमें इतना ताकत था या फिर इतने उनकी मजबूत आर्मी थी कि वो पूरे इंडिया पर रूल कर सकते थे और ब्रिटिशर्स को कोई उस समय टक्कर दे सकता था तो वो मराठा ही थे। लेकिन जब यहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो इस बैटल के बाद इनकी ताकत बहुत ज्यादा घट गई हम नहीं कह सकते हैं, उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं पावर कम हो गया था, बहुत पावर कम हो गया था। इसके बाद इस युद्ध के बाद बहुत सारे जो चेंजेस हुए मराठा पूरा स्ट्रक्चर में, उसके बाद जो मराठा थे वो कई सारे स्टेट्स में बंट गए जिसको कि अलग अलग चीफ्स लीड करते थे। और ये जो चीफ्स थे ये जिनको कि सरदार कहा जाता था, ये अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सभी जो थे ये अलग अलग डायनेस्टी थे मराठास के, जो कि एक साथ मिलकर मराठा कन्फेडरेसी का निर्माण करते थे और इसको लीड किया जाता था पेशवा के द्वारा, जो कि एक तरीके से प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे पूरे मराठा एम्पायर के। अब देखिए जो एंग्लो मराठा वार हुआ था ये लड़ा गया था मराठास और कंपनी के बीच में। जो पहला वार लड़ा गया था जो कि खत्म हुआ 1782 में, इस युद्ध में एक तरीके से कोई क्लियर विनर नहीं था और इसको खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सलवई साइन किया गया था। इसके बाद जो सेकंड एंग्लो मराठा वार लड़ा गया, ये लड़ा गया था 1803 से 1805 तक, जिसमें कि
जो ब्रिटिशर्स थे वो उड़ीसा पर अपना कब्जा जमाने में सक्सेसफुल हो गए थे। इसके साथ ही जो यमुना रिवर है उसके नॉर्थ रीजन में, जिसमें कि आगरा, दिल्ली ये सभी आ जाते हैं, इस रीजन में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था। तो ये हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार। इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़ा गया था ये हुआ था 1817-1819 में। इस युद्ध में जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेसफुल हुए और मराठा इंपायर को एक तरीके से खत्म कर दिया गया, मराठा पावर को खत्म कर दिया गया और पेशवा को वहां से हटा दिया गया और कंपनी ने पेशवा को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया, कानपुर के पास भेज दिया। और यहां पर कंपनी जो था उसके पास पूरी कंट्रोल थी पूरे जो विंध्यास रेंज है उसके साउथ तक। अब देखिए यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर अगला टॉपिक आता है जो कि है द क्लेम टू पारामाउंसी, यानी कि ये एक व्यक्ति थे लॉर्ड हास्टिंग्स। ये जब बने गवर्नर जनरल, इन्होंने एक नया पॉलिसी लॉन्च किया जिसका नाम था पारामाउंसी। ये एक तरीके की सिंपल पॉलिसी थी कि अब हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम किसी भी राज्य के ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी भी राज्य के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं और हमको कोई अपोज करने वाला या फिर हमसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। ये इनका एक सिंपल माइंडसेट था और इनका एक तरीके से ये पारामाउंसी जो पॉलिसी था इसमें यह कहा गया था कि जब हमें अपने इंटरेस्ट को बचाना होगा, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कहीं पर लगता है कि हमको खतरा है या फिर हमको हमारे हित यानी हमारा जो फायदा है वो नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं, उसको कब्जा कर सकते हैं या फिर कब्जा करने की धमकी दे सकते हैं। तो ये जो चीज था ये एक तरीके से ये इस पॉलिसी का हिस्सा था। अब इसके बाद जब लेट 1830s आया तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से रशिया के बारे में काफी चिंतित हो गई कि रशिया जो था वो काफी पावरफुल हो रहा था, काफी अपने आप को फैला रहा था और इनका मानना यह था कि जो रशिया है वो ऊपर के इलाके से यानी अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में आ सकता है और इंडिया के रीजन के ऊपर कब्जा कर सकता है और इनको यहां पर रशिया के साथ फाइट करना पड़ सकता है। तो इस वजह से अपने जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है यानी कि जो इंडिया का पाकिस्तान बाउंड्री वाला रीजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अफगानिस्तान को भी कैप्चर कर लेंगे, यानी कि अफगानिस्तान तक हमारा कब्जा होना चाहिए, वहां तक हम रूल करेंगे तो ये जो डर है हमें उतना नहीं होगा, यानी कि हम पहले ही वहां पर युद्ध लड़ने के बाहर ही उनको रोक लेंगे रशिया को, अगर रशिया इस रीजन में आने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक काफी लंबा युद्ध लड़ा 1838 और 1842 के बीच में और इसके बाद एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पर स्थापित किया और इसके बाद 1843 में सिंध को कैप्चर कर लिया और इसके बाद आगे इनका नजर गया पंजाब पर, यानी कि जो सिख किंगडम था उसके ऊपर इनका नजर गया। लेकिन उस समय में महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो काफी पावरफुल थे, इस वजह से इन्होंने खुद को रोक कर रखा, यानी ब्रिटिशर्स ने खुद को फाइट करने से रोक कर रखा। और इसके बाद फाइनली 1849 में जब उनकी मृत्यु हो गई और वो हट गए अपनी गद्दी से, तब पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, पंजाब को कब्जा कर लिया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए ये जो पॉलिसी है ये काफी सिंपल पॉलिसी थी और ये एक तरीके से इनको बहाना इसने दे दिया कि ये जाकर किसी भी राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, किसी भी राज्य को अपने में मिला सकते हैं। और ये क्या पॉलिसी थी? ये पॉलिसी थी कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना किसी मेल हायर के, यानी अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश टेरिटरी यानी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है उसमें लैप्स कर जाएगी, उसमें खुद ब खुद मिल जाएगी, उसके राज्य को कंपनी द्वारा मान्यता नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ये जो पॉलिसी थी इसको लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था लॉर्ड डलहौजी ने और ये गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक। और ये जो पॉलिसी थी इसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए इसके बाद जो राज्य इस पॉलिसी के आधार पर मिलाए गए थे ब्रिटिश एम्पायर से, वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं सतारा जिसको मिलाया गया था 1848 में, संबलपुर 1850 में
और इसके बाद उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853, झांसी 1854, झांसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, झांसी की रानी के जरिए। और इसके बाद अंत में आया अवध, जिसको कि 1856 में मिलाया गया था। लेकिन अवध के साथ इन्होंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया कि आपका बेटा नहीं होगा तो आप मिला लेंगे। यहां पर इन्होंने अलग फॉर्मूला लगाया, एक नया कंडीशन जोड़ दिया कि यहां पर जो अवध है, यहां पर काफी मिसमैनेजमेंट है, यहां पर लोग जो हैं वो काफी त्रस्त हैं, काफी परेशान हैं, इनको काफी परेशानी हो रही है। यहां पर सही तरीके से अवध के रूलर्स जो हैं, अवध के नवाब हैं, वो सही तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहां पर लोगों को बचाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम अवध के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और इस बहाना के जरिए अवध को कब्जा कर लिया गया था, अवध को ब्रिटिश एम्पायर में यानी कि ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहां तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे इलाके को कब्जा कर लिया। और इसके बाद अब बारी आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना नया सिस्टम भी तो सेटअप करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप इलाके को कैप्चर सिर्फ कर लेंगे और बैठ जाएंगे, वहां पर आपको पूरा अपना सिस्टम चलाना होगा। वहां पर पुलिस कैसे काम करेगी, आप टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, आप किस तरीके से सेना को रखेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे, किस तरीके से सोसाइटी चलेगी, उस पर आपका कंट्रोल कैसे होगा, ये सभी चीजें भी करनी होती है। तो ये चीज कैसे कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को यहां पर देख लेते हैं। तो इसके बाद जो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था कंपनी के पावर को बढ़ाने में या फिर फैलाने में। और इसके बाद देखिए जो कंपनी थी वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट चलता था कंपनी का, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, इस चीज को हम देख रहे हैं कि कंपनी जो पूरा इलाका था कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। और इनको कहा जाता था प्रेसिडेंसीज, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और हर एक जो प्रेसिडेंसी था इसका गवर्नर होता था और एक सुप्रीम हेड होता था, तीनों का मिलाकर, जिसको कि गवर्नर जनरल कहा जाता था, जो कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। अब इसके बाद आगे चलकर 1772 में एक नया जस्टिस का सिस्टम लाया गया, यानी कोर्ट, पुलिस, कचहरी, ये वाला सिस्टम नया आया। और इसमें 2 तरीके के कोर्ट्स बनाए गए। पहला कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट, जिसको कि फौजदारी अदालत कहा जाता था। दूसरा था सिविल कोर्ट, जिसको कि दीवानी अदालत कहा जाता था। क्रिमिनल कोर्ट में जो आपका मर्डर, चोरी, डकैती, इस तरीके के केस हो गए। आपका जो सिविल कोर्ट होता था, दीवानी अदालत, इसमें आपका जमीन से रिलेटेड या फिर इस तरीके के जो सिविल केस होते हैं, ये सभी इसमें सुने जाते थे। अब देखिए आगे बढ़ें तो जो सिविल कोर्ट होते थे, जिसमें कि फैमिली के मैटर्स, जमीन के मैटर्स, इस तरीके के मैटर्स होते थे, यहां पर जो मौलवीज होते थे और जो हिंदू पंडित्स होते थे, ये एक तरीके से जो हिंदू लॉ है या फिर जो इस्लाम का लॉ है उसको इंटरप्रेट करके बताते थे। जो वहां पर जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मौजूद होते थे, जो कि पूरा मैनेजमेंट देखते थे या फिर कोर्ट्स को देखते थे, ये दोनों इंटरप्रेट करते थे। अब इसके बाद लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। कंपनी ने अभी भी इस चीज को, क्रिमिनल कोर्ट्स को, काजी और मुफ्ती के हाथों में छोड़ दिया था, यानी पहले जो सिस्टम चल रहा था उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन ये लोग थे, ये कलेक्टर्स के सुपरविजन में होते थे। कलेक्टर्स थे, कलेक्टर जो आज हम IAS, DC, DM ये वो वर्ड सुनते हैं, ये उस समय यही पद होता था। अब देखिए जो कलेक्टर होते थे, इनका मेन जॉब होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना और इसके साथ साथ टैक्सेस कलेक्ट करना, और जो उनका इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखना, सही तरीके से मैनेज करना, जज, पुलिस ऑफिस, दरोगा, सभी की मदद से, यानी सभी को एक तरीके से जो कलेक्टर था वो कंट्रोल करता था। और इसी समय से जो कलेक्टर ये पद था ये काफी पावरफुल हो चुका था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंपनी आर्मी, द कंपनी आर्मी। तो देखिए 1820s के पहले तक जो ब्रिटिशर्स थे वो पुराने सिस्टम को फॉलो किया करते थे। तो पुराना सिस्टम कौन सा? जो कि अवध के द्वारा फॉलो किया जाता था। उसी सिस्टम के अनुसार सैनिक को रखते थे, कैवेलरी रखते थे, पूरी आर्मी अपनी रखते थे। लेकिन 1820s के बाद उन्होंने आर्मी रखने का तरीका अपना बदल दिया। यानी कि उसका रीजन ये था कि देखिए जो कंपनी है उसके पास अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जैसे कि
जो सैनिक थे वो मस्केट्स रखते थे, मैचलॉक्स रखते थे, यानी जो पुराना सिस्टम था जिसमें भाला रखा जाता था, तलवार रखा जाता था, तलवार, घुड़सवारी, ये सभी, तीरंदाजी, इन चीजों का ट्रेनिंग दिया जाता था, वो चीजें अब नहीं होती थी। अब दूसरे तरीके के सैनिक जो थे वो मस्केट्स के जरिए, मैचलॉक्स के जरिए, इन चीजों के जरिए युद्ध को लड़ा करते थे। और इसके साथ साथ जो कंपनी जो थी वो यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो कि एक तरीके से कंपनी का हेड बॉस था, वो बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, इन इलाकों में युद्ध लड़ रही थी, जहां पर जो सोल्जर्स थे वो मस्केट, मैचलॉक को यूज करते थे। उसी चीज को यहां पर इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर भी वैसे सैनिकों की संख्या घटा दी गई जो कि पुराने हिसाब से रखते थे, यानी कि नए जो सैनिक आ रहे थे उनको ये हथियार दिए गए और इस टेक्नोलॉजी की मदद से कम सैनिकों की जरूरत होती थी। अब इसके बाद आगे बढ़े तो इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी से ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को लागू करना या फिर एक तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर कहने का मतलब यह है कि यूरोप में जिस तरीके से आर्मीज रहती हैं, आज आप जिस तरीके से आर्मी को देखते हैं कि आर्मी के जवान होंगे, वो एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक कदम ताल में चलेंगे, एक साथ रहेंगे, इस तरीके की चीजें। लेकिन उस समय यह चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज थी। क्यों? क्योंकि देखिए जो आर्मी में जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते थे। जो कास्ट प्रिजुडिस था वो उस समय बहुत ही ज्यादा मजबूत था और वो बहुत ही बड़ा फैक्टर था जिसको कि ये चीज लाकर तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग भी अब यूरोपियन स्टाइल दी जाने लगी और उनके ऊपर जो यूरोपियन एक तरीके से ड्रिल था, डिसिप्लिन था, ये सभी करवाया जाने लगा। यानी कि जिस तरीके से यूरोप में सैनिकों को रखा जाता था वही पैटर्न अब इंडिया में लागू किया जाने लगा। अब इसके बाद आगे आता है कंक्लूजन इस चैप्टर का। तो कंक्लूजन में सिंपल बात यह है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक ट्रेडिंग कंपनी से ट्रांसफॉर्म होकर अब टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी। यानी कि जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, पैसा कमाने आई थी, वो अब भारत में बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी और इंडिया के बहुत बड़े इलाके को कंट्रोल कर रही थी। और 1857 तक, यानी 1857 आते आते तक जो कंपनी थी उसका 63% इलाके पर कब्जा हो चुका था और इसके साथ साथ इंडिया का 78% जो पॉपुलेशन थी वो कंपनी के डायरेक्ट रूल में थी। और इसके अलावा और भी जो दूसरे इलाके थे वहां पर कंपनी का इनडायरेक्ट रूल तो मौजूद ही था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो चुका था। तो यहां पर ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।